अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, होप सो अभी तक क्लियर हो गया वो सारा, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना हो जाए। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पहला नाम, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसका नाम है। अब आप ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को। पहली चीज़, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें आंसर आपको लिखना होगा ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। जैसे एग्जाम्पल, आपने कारपेट लिया, उस पर डंडा मारा, डस्ट पार्टिकल नीचे गिर गया। कारपेट पे डंडा मारा, डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि जब आपने कारपेट पे डंडा मारा होगा, कारपेट पीछे गया होगा और डस्ट पार्टिकल रेस्ट में था तो रेस्ट में रह गया और वो नीचे गिर गया होगा। आपने और मैंने एक चादर ली और चादर को हमने झाड़ा, यूं चादर को उठाया और ऐसे कर दिया। जब हमने यूं उठाया तो डस्ट भी ऊपर गया, ठीक है। तो जो जिस तरीके का जिस मोशन में है वो उसी मोशन में रहना है। आप लोगों ने वो गांव में वो देखा है, वो पंखा चला देते हैं और वो धान वान लेते हैं ऐसे ऐसे करके है। आपने वो देखा है कि मम्मी लोग वो करती हैं, हमारे यहाँ तो, हम लोग बिहार में तो सूप कहते हैं उसे, हैं, तो उसे यूं उठाया, यूं किया, ऐसे किया। जो चावल ऊपर जाता है और डस्ट भी ऊपर जाता है, एकदम से झटके से नीचे लाते हैं तो चावल भारी होता है, वो नीचे आ जाता है, उसका इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है और डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो इसमें सब में आंसर क्या लिखना होगा, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। हम, ये बहुत फेमस है 9th क्लास का एग्जाम्पल है यार, कि यार हम बस में बैठे हैं, बस एकदम से स्टार्ट हुई, हम पीछे की तरफ जाके गिरेंगे, हैं, घोड़े पे गए, घोड़ा एकदम से चलना स्टार्ट करता है, हम पीछे की तरफ जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। आप ये स्टेटमेंट डालेंगे ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इन सब के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है मेरे पास, ये सब वही लिखे हुए हैं, ये सारे वही लिखे हुए हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल हमने 9th में पढ़ा है। फुटबॉल, जब बॉल जाएगी तो कांच टूट जाएगा और ये गोली बिल्कुल एक पिन होल करती है, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। ये एग्जाम्पल पेपर में आया हुआ है, तो इसको एक बार डिस्कस करते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल क्या कहता है, ये देखिएगा। क्या हुआ मेरे बच्चे, हमने इस थ्रेड को इस तरीके से बांधा है, एक ब्लॉक है और एक थ्रेड है। ब्लॉक और थ्रेड को हमने इस तरीके से बांधा है, 2 पॉइंट से बांधा है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। हमने थ्रेड को झटके से खींच दिया। जब हम थ्रेड को झटके से खींचेंगे तो थ्रेड ए से टूटेगा या बी से टूटेगा, तो थ्रेड बी से टूटेगा अगर हमने झटके से तोड़ा। क्यों, क्योंकि एम यानी ब्लॉक का मास जो जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा, क्योंकि वो ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया रेस्ट में रह जाएगा और पॉइंट बी से टूटेगा। अगर हम इस थ्रेड को धीरे 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 खींचे तो ब्लॉक भी धीरे धीरे खींचेगा। इस बार थ्रेड कहां से टूटेगा, थ्रेड ए से टूटेगा। क्लियर है, होप सो क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, वो 1 रुपए का सिक्का का बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो मेरे बच्चे सीधी सीधी सी बात करता हूं, न्यूटन सेकेंड लॉ पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहता है अगर एक बॉडी पे आप फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के मोमेंटम में बदलाव आएगा। हयात मोमेंटम क्या होता है, जिस बॉडी के अंदर मास है, उस वेलोसिटी है, उसका मोमेंटम उसी में मोमेंटम है। अगर एक बॉडी के पास मास और वेलोसिटी दोनों है तो दैट मींस उस बॉडी के पास मोमेंटम है। अब मैंने कहा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये कहा कि आप एक सिंपल से तरीके से देखिए, एक बॉडी में फोर्स लगाया है ना, बॉडी पे फोर्स लगाया, ये देखो यहां तक गया, फोर्स लगाया तो मोमेंटम में आपने ये चेंज देखा। अब देखो मैं फोर्स लगाऊंगा, ये देखो कितनी तेज गई वो बॉडी, है ना, कितनी तेज गई, दिखी तक नहीं। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि यूट्यूब वाले करेंगे ना, पता क्या, उसे स्लो मोशन में करके देखेंगे, गई हाथ में ही थी बॉडी। मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ, बेफालतू में चोट वोट लग जाती। तो कहने का मीन्स है अगर आप बॉडी पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे
तो बॉडी का मोमेंटम उतना ही ज्यादा चेंज होगा। यानी कुल मिलाकर मैं कहूं F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यार मेरे बच्चे F इक्वल टू k dp बाय dt, k की वैल्यू क्या हुई बच्चा 1, k हमारा 1 हुआ, तो ये क्या बना बेटा F इक्वल टू dp बाय dt। अरे हाँ तो बोलो। अब मेरा बेटो एक बात आ, क्या मैं यहां पर इस जगह पे अभी आपने देखा F इक्वल टू dp बाई dt देखा, F इक्वल टू d m इंटू वी लिख सकता हूं? अरे हाँ बोलो, m को बाहर कर डालो, dv बाई dt लिख डालो। अरे मेरे बच्चे वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो F इक्वल टू वॉट? F इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड दिस इज अ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दिल दिमाग को शांत करके इस टॉपिक को सोचना। F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस में ये टॉपिक आने वाला है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चा? अब एक बात बताते हैं, अब हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहले आइए हम देखते हैं सबसे पहले एक टॉपिक। एक एस्ट्रोनॉट है, accidentally gets separated out of his small spaceship, accelerating in a inner cellular space at a constant rate of 100 मीटर पर सेकेंड। भाई साहब एक स्पेसशिप में था एक बंदा, ठीक है, और स्पेसशिप का जो एक्सेलरेशन था वो कितना था? मतलब एक्सेलरेशन था 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक स्पेसशिप में से। क्या हुआ? वो एक्सीडेंटली उस स्पेसशिप से बाहर आ गया, निकल गया बाहर, स्पेसशिप से बाहर निकल गया। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट आफ्टर ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप? जब वो स्पेसशिप से बाहर आ गया तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? आपको एज्यूम करना है कोई भी नियर बाई स्टार नहीं है और कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा। ये क्वेश्चन 4.1 है, ये पुराने उसका है, तो इस पे ना जाएं, पेज नंबर वगैरह चेंज हो गया होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। भाई साहब जब वो स्पेसशिप से बाहर आ गया होगा तो उसका एक्सेलरेशन पता है कितना हो गया होगा? उसका एक्सेलरेशन 0 हो गया होगा। क्यों? क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है तो फोर्स नहीं है, फोर्स 0 होगा तो F इक्वल टू ma, तो a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? भाई साहब वहां पे कोई फोर्स नहीं होगा ना स्पेसशिप में, सॉरी स्पेस में कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा होगा, और कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई होगी? 0 हो गई होगी। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बुलेट है जिसका मास हमारे पास 0.04 kg है, मूविंग विद 90 मीटर पर सेकेंड, एंटर अ हैवी वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक में एंटर मार दिया। इज स्टॉप आफ्टर 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस। थोड़ा सा इसको मैं चित्र के द्वारा समझाता हूं। ये लकड़ी का ब्लॉक है और ये हमारी बुलेट है। अब इस बुलेट का जो मास है वो कितना है? 0.04 kg, और इसकी स्पीड जो है वो कितनी है? 90 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियल स्पीड कितनी है? 90 मीटर पर सेकेंड। और वो क्या करता है? एक वुडन ब्लॉक, ये क्या है हमारा? वुडन ब्लॉक है। ये वुडन ब्लॉक पे एंट्री मार जाती है और वो भी 60 सेंटीमीटर के बाद जाके वो रुक जाती है। वो 60 सेंटीमीटर के बाद जाके रुक जा रही है।
60 सेंटीमीटर के बाद जाके रुक गई वो। जब 60 सेंटीमीटर पे जाके रुक गई तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, इसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ा। फोर्स का फॉर्मूला तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। बस मुझे यार किसी तरीके से एक्सेलरेशन मिल जाए, मास तो मुझे पता है। अब एक बात आओ, बुलेट की इनिशियल स्पीड कितनी है 90, अरे बाद में तो जाके रुक जा रही है ना मेरे भाई, बोलो। अरे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो दिया हुआ है ना यार, 0.60 मीटर। अरे सेंटीमीटर है मेरे बाबू, मैंने मीटर बना दिया। इतनी देर बाद तो रुक जा रहा है। अब जब इतनी देर बाद जब रुक जा रहा है तो मेरे बच्चे क्या होगा कि हमें फोर्स निकालना था, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो हमें पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है 0, u कितना है 90 का स्क्वायर, 2 इंटू a कितना है निकालना है, s कितना है 0.60। भाई साहब a इक्वल टू माइनस 90 इंटू 90 अपॉन में 2 इंटू 60 और ऊपर 100 आ गया। अबे 0.60 है ना, काटो पीटो इसको, जो करना है कर डालो, टुम टुम कट गया। 15 ये कितना हो गया 45, ठीक है। अभी कितना हो गया मेरे भाई एक्सीलरेशन की वैल्यू, एक्सीलरेशन आया 45 इंटू 150, कितना आ गया 67 माइनस में 6750, क्योंकि रिटार्डेशन है ना ये, माइनस साइन आ गया। अब यार ए आ गया मेरे पास इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटा फोर्स निकालना है, दैट विल बी द मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है पहले बताओ, 0.04, कैलकुलेट करो 6750। ये भी आंसर माइनस में रेजिस्टिव फोर्स है, कितना आया 0.04 इंटू 6750। पागल हो गए क्या, 27 मैंने 4 को डायरेक्ट उससे कर दिया। अरे सर हो जा, 270 आएगा मेरे ख्याल से, 270 आएगा, चेक कर है 270 न्यूटन। तो रेजिस्टिव फोर्स जो होगा वो 270 न्यूटन लगेगा। यार ये जीरो हटा ही देता है, नहीं तो पता बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली भाई, गोली भी तो है, ये भी तो देख ले। होप्स तो क्लियर है। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो प्लीज आप इस पे ना जाएं कि ये क्या रहा होगा। जब ये 4 बन चुका है, 4.2 पेज नंबर चेंज हो चुका है, ये 4.2 होगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। होप्स तो क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी लग रही है? आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मास m इज डिस्क्राइब बाय, ये हमें इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर अब 4.3 हो चुका होगा, पेज नंबर चेंज हो गया। तो अब हमें y की इक्वेशन कितनी गिवन है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। भाई हमें क्या निकालना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब फोर्स के लिए तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैंने कहा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dy बाई, अब सुनो u, t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस 1/2 g को बाहर करो, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर को लाओ आगे, एक पावर कर दो कम, 2 से 2 कट गया। dy बाई dt को क्या वेलोसिटी कहते हो, ये u आ गया 1/2
अच्छा तू तो कैंसिल हो गया, GT आ गया तो बोलो V इक्वल टू प्लस GT। भाई वेलोसिटी आ गया, एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं क्या? मैंने कहा डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं वेलोसिटी को, u 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, g बाहर गया और t का डिफरेंशिएशन 1। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया? g। हेंस F इक्वल टू ma होता है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू जी। फोर्स का फॉर्मूला आ गया F इक्वल टू mg। बोलो हाँ है ना? पक्की बात? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। क्लियर है? आगे देखते हैं, कुछ अब टॉपिक्स पे ध्यान चलते हैं, कुछ टॉपिक्स पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे भी आएंगे हम लोग। अब आता है मेरे बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट द कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये भी एक अच्छा टॉपिक है हमारा, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। देखिए मेरे बच्चे, क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस? एक सिंपल से टर्म्स में डिस्कस करते हैं। इफ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0। ऑब्वियसली अगर एक फोर्स लगा और एक राउंड ट्रिप होगा तो उसका वर्क डन तो 0 होगा। अरे यार डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन 0। और वर्क इज द पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क क्या कहलाएगा फिर? पाथ इंडिपेंडेंट। द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। जब कोई फोर्स पाथ डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। मैंने आपको कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव वर्ड बताया था कि यार सिंपल से टर्म्स में मैं कहता हूं कि एक ऐसा फोर्स जिसे पाथ से कोई लेना देना नहीं है, जिसे पाथ से कोई लेना देना नहीं है, वो फोर्स हमारे क्या फोर्सेस होते हैं? कंजर्वेटिव। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? वो फोर्सेस जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, और जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। बस याद रखना, कंजर्वेटिव फोर्सेस, पाथ डिपेंडेंट, लास्ट उसमें ही कराया था चैप्टर में, और पाथ इंडिपेंडेंट, और ये क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट। जैसे एग्जांपल फ्रिक्शन, इसको मतलब है पाथ से। विस्कस फोर्स, जो लिक्विड के फोर्सेस होते हैं, पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेस, विस्कस फोर्स, उसे बता रहा है। और आपसे पूछा जाएगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल दीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब क्या होते हैं हमारे? ये सब होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। पेपर में क्वेश्चन आएगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें पाथ से कोई लेना देना है ही नहीं। एक बॉडी यहां से वहां गई, मुझे इससे मतलब है यहां से वहां गई, उससे लेना देना नहीं है कि ये कौन से पाथ पे। जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह वगैरह। अब हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ इन अ कंपोनेंट फॉर्म। बहुत बेसिक सा टॉपिक है, एक्चुअली में कुछ स्कूल्स में पूछ लिया गया था, इसलिए मैं अगला टॉपिक करा देता हूं, नथिंग एल्स। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ऑलरेडी मैं आपको फील करा चुका हूं। क्या हुआ मेरे बच्चे, मेरे पास एक कार है, जस्ट फील लेने के लिए हमारे पास एक कार है, और उस कार को आप क्या करते हैं? ऐसे करके खींचते हैं।
ऐसे करके खींचते हैं। जब आप इसे खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके जो फोर्स के कंपोनेंट्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। कुछ x में डिवाइड हो रहे हैं, कुछ y में डिवाइड हो रहे हैं, और कुछ z में डिवाइड हो रहे हैं। मतलब ये जो टोटल फोर्सेस, जो टोटल फोर्स है वो 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है। एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, इसमें डिवाइड हो रहा है। इसमें डिवाइडेड हो रहा है। एफ इक्वल टू एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इक्वल टू एम ए होगा। अगर मेरे बच्चे, मैं इसे एम ए कहता हूं तो मैं यहां कह सकता हूं एम ए एक्स आई कैप। मैं इसे वेक्टर क्वांटिटी में ले लेता हूं। इसे कैसे कह सकता हूं एम ए वाई जे कैप, या क्या कह सकता हूं, अरे यार, एम ए जेड के कैप। छोड़ो ना, एक बात सोचो, इस पूरे एम ए की जगह पर मैं ये भी तो लिख सकता हूं एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप इक्वल टू एम ए एक्स आई कैप, एम ए वाई जे कैप, एम ए जेड के कैप। अरे क्या है, कंपेयर कर लेते हैं यार इसे। चलो कंपेयर करो, एफ एक्स को कंपेयर करो इसके साथ। एफ एक्स क्या है, एम ए एक्स। सेम एज इट इज एफ वाई क्या आएगा, एम ए वाई। एफ जेड क्या आएगा। मतलब ये क्या बताने की कोशिश करना चाहता है, ये क्या समझाने की कोशिश करना चाहता है मुझे ये समझाने की कोशिश करना चाहता है कि अगर यहां पर बॉडी में एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग हो रहा है या बॉडी एक्स के अलोंग एक्सेलरेट हो रही है तो कंपोनेंट फोर्स का जो होगा वो एक्स वाला ही होगा। अगर वाई के अलोंग एक्सेलरेट हो रही है तो कंपोनेंट फोर्स का वाई के अलोंग होगा। अरे मैं तो फोर्स ऐसे लगा रहा था, बॉडी ऐसे एक्सेलरेट हो रही थी, फोर्स ऐसे लगा, एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में हुई। अगर एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में हुई दैट मींस इस डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स का कंपोनेंट जिंदा रहा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। दिस इज द ऑल अबाउट द कंपोनेंट फॉर्म, जो ये बताना चाहती है कि अगर फोर्स कभी भी 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है तो अगर एक्सेलरेशन जिस कंपोनेंट का पार्ट है उसी कंपोनेंट का फोर्स भी एक पार्ट होगा। मेरा कहने का एक सिंपल सा मतलब है, अगर एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन देखने को मिल रहा है तो फोर्स भी एक्स के अलोंग वाला ही होगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड लॉ इन अ कंपोनेंट फॉर्म। ये चीजें बता दी। और मोमेंटम के टर्म्स में देखोगे, मोमेंटम के टर्म्स में देखोगे तो भी मोमेंटम एक्स के अलोंग वाला ही होगा, वाई के अलोंग वाला ही होगा और जेड के अलोंग वाला ही होगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कहता हूँ ऑनलाइन वालों स्क्रीनशॉट लो इसके, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और प्रैक्टिस करो। और मैं चाहूँगा इसका आंसर कमेंट करके दो। ये तो मैं ऑनलाइन वालों के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे पास तो नोट्स पड़े हैं।